अब तक हमारी कोशिका श्वसन की यात्रा में हमने इन 3 प्रक्रियाओं के बारे में बात की है: ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीकरण और क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस जो कोशिका द्रव्य में होती है, एक ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण करके 2 पायरुवेट, 2 NADH और 2 ATP उत्पन्न करती है। जो 2 पायरुवेट उत्पन्न होते हैं वे फिर माइटोकॉन्ड्रियल आधात्री में पायरुवेट ऑक्सीकरण से गुजरते हैं, जहां प्रत्येक पायरुवेट से एक NADH और एक एसिटाइल CoA मिलता है। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न 2 पायरुवेट से हमें 2 NADH और 2 एसिटाइल CoA मिलते हैं। फिर ये 2 एसिटाइल CoA क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार क्रेब्स चक्र मूलतः 2 बार होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल आधात्री में क्रेब्स चक्र के परिणाम स्वरूप उत्पन्न 2 एसिटाइल CoA से हमें कुल 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP मिलते हैं। अब तक हमारे पास कुल मिलाकर 10 NADH, 2 FADH2 और 4 ATP हैं। लेकिन अब तक हमने ऑक्सीजन के बारे में चर्चा नहीं की है और हमारे पास केवल 4 ATP का उत्पादन हुआ है। अधिकतम ATP का उत्पादन कहाँ होता है? यहाँ तो नहीं होता, क्योंकि कोशिका में अधिकतम ATP उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और ये NADH और FADH2 ही हैं जो इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में योगदान करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला क्या है? इसे समझने के लिए आइए माइटोकॉन्ड्रिया पर ध्यान दें, क्योंकि अब हम कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया की ओर बढ़ गए हैं। जब ग्लाइकोलिसिस समाप्त हुआ और पायरुवेट ऑक्सीकरण और क्रेब्स चक्र शुरू हुआ, तो हम कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया की ओर बढ़ गए थे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें 2 झिल्लियां होती हैं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक या भीतरी झिल्ली। आंतरिक झिल्ली में मोड़ होते हैं और इसके अंदर का क्षेत्र माइटोकॉन्ड्रियल आधात्री कहलाता है। इसी आधात्री में क्रेब्स चक्र और पायरुवेट ऑक्सीकरण हुआ था और यही NADH और FADH2 का उत्पादन स्थल है। बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच के क्षेत्र को अंतर झिल्ली अवकाश यानी कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम थोड़ी देर में इसी पर लौटेंगे। तो इस आंतरिक झिल्ली का कार्य क्या है? आंतरिक झिल्ली में ATP उत्पादन के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से कई मोड़ या इनफोल्डिंग्स होते हैं। और ATP उत्पादन कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला की सहायता से होता है, जो आंतरिक झिल्ली में स्थापित कई प्रोटीनों की एक श्रृंखला के माध्यम से होती है। ये प्रोटीन कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो यहाँ आपके पास आंतरिक झिल्ली है, इसके बाद अंतर झिल्ली अवकाश है, जिससे स्पष्ट होता है कि बाहरी झिल्ली कहीं इस ओर है। फिर आंतरिक झिल्ली है और उसके बाद आधात्री है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में आंतरिक झिल्ली में स्थापित 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं: कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स झिल्ली में स्थिर रहते हैं। वे हिलने डुलने में सक्षम नहीं होते, परंतु ऐसे प्रोटीन अणु होते हैं जो 2 कॉम्प्लेक्स के बीच गति कर सकते हैं। इनमें कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C शामिल हैं। ये सभी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलकर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में NADH और FADH2 का उपयोग भी होता है। तो इनका उपयोग कैसे होता है? इन इलेक्ट्रॉन वाहकों में ग्लाइकोलिसिस के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण ऊर्जा बढ़ जाती है और इन्हें अपनी प्राकृतिक अवस्था NAD+ और FAD+ में लौटने के लिए इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना होता है। इस प्रक्रिया में NADH अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दान करता है। NADH कॉम्प्लेक्स 1 की तुलना में एक उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स 1 निम्न ऊर्जा अवस्था में होता है। तो जब उच्च ऊर्जा वाले NADH से निम्न ऊर्जा वाले कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है। और इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें झिल्ली के दोनों ओर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को समझना होगा। अंतर्झिल्ली अवकाश में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आधात्री की तुलना में अधिक होती है। जब NADH से कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो मुक्त ऊर्जा का उपयोग हाइड्रोजन आयनों को आधात्री से अंतर्झिल्ली अवकाश की ओर पंप करने में किया जाता है। अब ये इतना आवश्यक क्यों है? ये हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता ढलान के विरुद्ध है, क्योंकि
अंतरझिल्ली अवकाश में पहले से ही धात्री की तुलना में अधिक हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो आखिर इस ढलान के विरुद्ध हाइड्रोजन आयनों को पंप करने की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स एक उच्च ऊर्जा स्तर पर है और इसे अपनी सामान्य स्थिति में लौटने के लिए इलेक्ट्रॉनों को दान करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कॉम्प्लेक्स एक अपने इलेक्ट्रॉनों को कोएंजाइम क्यू को स्थानांतरित करता है। अब FeDH2 क्या है? FeDH2 अपने इलेक्ट्रॉनों को कॉम्प्लेक्स 2 को दान करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स एक में प्रोटॉनों यानी कि H+ आयन का पंपिंग होता है। लेकिन जब FeDH2 कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें प्रोटॉनों की पंपिंग नहीं होती। यही कारण हो सकता है कि FeDH2 से उत्पन्न ATP की मात्रा NADH से उत्पन्न ATP की तुलना में काफी कम होती है। तो कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से इलेक्ट्रॉनों को कोएंजाइम Q में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब कोएंजाइम Q के पास दोनों कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स 3 की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है। तो कोएंजाइम Q के इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में स्थानांतरित होते हैं और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से एक निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं, इसलिए ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग प्रोटॉनों को आधात्री से अंतरझिल्ली अवकाश में पंप करने के लिए किया जाता है। अब अंतरझिल्ली अवकाश में H+ की सांद्रता और बढ़ रही है। क्यों? ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C द्वारा उठाए जाते हैं और फिर साइटोक्रोम C इन्हें कॉम्प्लेक्स 4 में स्थानांतरित करता है, जिसमें अंततः ऑक्सीजन होता है। यहाँ हम ऑक्सीजन को देख पा रहे हैं। वायुजीवी श्वसन की प्रक्रिया में हम अंततः ऑक्सीजन को देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन अभिग्राही के रूप में कार्य करता है। जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन प्राप्त करता है, एक ऑक्सीजन परमाणु पानी बनाता है, जो कोशिकीय श्वसन का एक उप उत्पाद है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 में स्थानांतरित होते हैं और ऑक्सीजन उन्हें प्राप्त करता है, और भी अधिक प्रोटॉन अंतरझिल्ली अवकाश में पंप होते हैं। अब अंतरझिल्ली अवकाश में आधात्री की तुलना में अधिक हाइड्रोजन आयन है और इन हाइड्रोजन आयनों को आधात्री में वापस आने का तरीका खोजना होगा ताकि उनकी संतुलन सांद्रता को बनाए रखा जा सके। ये प्रोटॉन आधात्री में वापस कैसे आएंगे? कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4 के प्रोटीन केवल एक तरफा हाइड्रोजन परिवहन में सक्षम होते हैं। वे प्रोटॉन को सांद्रता प्रवणता के खिलाफ आधात्री से अंतरझिल्ली अवकाश में स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन वे हाइड्रोजन आयनों को अंतरझिल्ली अवकाश से आधात्री में वापस नहीं ला सकते। तो इन प्रोटॉनों को आधात्री में वापस लाने का काम इस ATP सिंथेज द्वारा होता है। यदि आप इसके नाम से अनुमान लगा रहे हैं कि ये किसी न किसी तरह से ATP के उत्पादन में शामिल है, तो आप सही हैं। तो क्या होता है कि प्रोटॉन अपने सांद्रता प्रवणता के साथ ATP सिंथेज के माध्यम से प्रवाहित होते हैं और प्रवाह के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा ATP सिंथेज के घटक को घुमाने के लिए उपयोग की जाती है। इन घटक का घूमना ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट को पास लाता है ताकि ये ATP का निर्माण कर सके। अंततः हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला में ATP का उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया को, जहां ATP सिंथेज हाइड्रोजन आयनों की ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसे ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है, यही कारण है कि NADH और FeDH2 इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला में आवश्यक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला में जाकर अंतरझिल्ली अवकाश में प्रोटॉनों का पंपिंग कराते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन आयनों का ATP सिंथेज के माध्यम से वापस लौटना रसायन परासरण कहलाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला, रसायन परासरण और ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रियाएं मिलकर कोशिका में ATP की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करती हैं। अब कुल ATP का उत्पादन क्या है? हम जानते हैं कि NADH से ATP की प्राप्ति FeDH2 की तुलना में अधिक होती है। प्रत्येक NADH अणु से 3 ATP बनते हैं और प्रत्येक FeDH2 से 2 ATP बनते हैं। अब यदि हम देखें, हमारे पास 10 NADH है। प्रत्येक NADH से 3 ATP मिलते हैं, तो ये हो गए 30 ATP जो NADH से प्राप्त होते हैं।
दो FADH2 से हमें कुल मिलाकर 4 ATP प्राप्त होते हैं और हमारे पास पहले से ही ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के परिणाम स्वरूप 4 ATP हैं। इन 4 ATP का उत्पादन सबस्ट्रेट स्तर फॉस्फोरिलीकरण के माध्यम से होता है। इस प्रकार एक ग्लूकोज अणु के परिणाम स्वरूप ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण से 34 ATP और सबस्ट्रेट स्तर फॉस्फोरिलीकरण से 4 ATP मिलते हैं, जो कुल मिलाकर 38 ATP होते हैं। ये आदर्श संख्या है। वास्तविक उत्पादन इससे कम होता है क्योंकि काफी ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट भी हो जाती है। इस प्रकार हमने अपनी यात्रा समाप्त की, जहां हमने ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीकरण और क्रेब्स चक्र से शुरू कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला तक पहुंचे, जिसने रसायन परासरण और ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण की मदद से अधिकतम एटीपी उत्पन्न किया।